बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 के गैस पेपर्स की बात करेंगे और ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन को किस तरह से लिखा जा सकता है जिसकी वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें। तो बेटे, आपका जो स्मार्ट सिलेबस है इसके अकॉर्डिंगली आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल से शुरू होता है। बेटे, यहाँ पे हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट इन द मेंडलीव प्रोडक्ट टेबल हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। लेकिन बेटे, इस इम्प्रूवमेंट में एक अहम क्वेश्चन मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ जो है ये इस टॉपिक में है, लेकिन हम उसे छोड़ रहे हैं। बेटे, आप उसे ज़रूर याद करें क्योंकि हमारा मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल क्योंकि शॉर्ट सिलेबस में शामिल है, तो उसके लिए हमें उसका लॉ पता होना चाहिए। इसका मतलब है हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत अहम यानी कि मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ है, तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज मेंट बाय द मॉडर्न प्रोडक्ट लॉ। बेटे, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है और इसी लॉन्ग क्वेश्चन से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, यानी कि आपसे कहा जा सकता है राइट द नोट ऑन मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। तो बेटे, आपको सबसे पहले ये देखें कि ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर तो आपने अटेम्प्ट किस तरह से करना है। तो बेटे, आपको मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में सबसे पहले नंबर 1 जो हाइडिंग है वो ग्रुप की बनानी पड़ेगी कि ग्रुप क्या होते हैं। बेटे, दूसरी हाइडिंग पीरियड की होगी। आपने पहले यहाँ पे ग्रुप को एक्सप्लेन करना है, फिर आप पीरियड को एक्सप्लेन करेंगे। बेटे, अब पीरियड्स में बड़ी अहम तरीके से बात सुन ले कि आप नंबर 1 पीरियड जो है अगर आपने इसको 1 हाइडिंग दी है, नंबर 2 हाइडिंग दी है, तो आप यहाँ पे जब पीरियड एक्सप्लेन करेंगे तो ए लिख के 1 और 1 जो हमारा पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट आते हैं ये बताएंगे। फिर आप बी में 2 और 3 के नंबर ऑफ एलिमेंट बताएंगे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। बेटा, 3 हाइडिंग में आपके पास 4 और 5th पीरियड आएगा, तो इसमें नंबर ऑफ एटम बताएंगे और बताएंगे ये शॉर्ट है लॉन्ग है। फिर आप जो नेक्स्ट हाइडिंग बनाएंगे डी की, बेटे उसके अंदर आप ये लिखेंगे ये 5th पीरियड के लिए है। तो अब 5th पीरियड में नॉर्मल एलिमेंट भी आते हैं, ट्रांजिशन भी आते हैं, तो आपको 5th भी लिखना पड़ेगा कि नॉर्मल कौन से आते हैं और ट्रांजिशन कौन से आते हैं, सॉरी 6th पीरियड के हवाले से। सही है जी। तो इसी तरह आप 7 की हाइडिंग बनाएंगे तो उसके अंदर भी आप सारों की काउंट बताएंगे कि कितने एलिमेंट हैं, कहां से बिलोंग करते हैं, लेंथीनाइट से कितने हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि आपके ट्रांजिशन कितने हैं, आप बताएंगे नॉर्मल कितने हैं। इसी तरह आप 7th पीरियड के बारे में भी बताएंगे कि 7th पीरियड में एक्टिनाइट्स कितने हैं, नॉर्मल कितने हैं और ट्रांजिशन कितने हैं। तो अब आपके पीरियड्स मुकम्मल होंगे। बेटे, इसके बाद तीसरी हाइडिंग जो है वो फैमिलीज की होगी। बेटे, फैमिलीज में हम क्या करते हैं, हम फैमिलीज के नाम लिख देते हैं कि 1A को अल्कली मेटल्स कहते हैं, 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं, 7A को हैलोजेंस कहते हैं, 8A को नोबल गैसेस कहते हैं, लेकिन हम इनकी जस्टिफिकेशन नहीं लिखते कि ये इनको क्यों कहते हैं। तो ये बहुत अहम सवाल है कि इनको फैमिलीज को फैमिली 1A वाले को अल्कली मेटल क्यों कहते हैं, 2A वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं। तो बेटा, ये भी आपने इसके अंदर लिखना है। उसके बाद चौथी हाइडिंग ब्लॉक की बनेगी। बेटे, ब्लॉक्स 4 ब्लॉक हैं, एस पी डी, सिर्फ नाम से काम नहीं चलेगा, आपको ये भी बताना होगा एस वाले की क्या वजह है, हम उसे एस क्यों कहते हैं, इनकी रीजंस भी लिखनी है। उसके बाद आपकी लास्ट हाइडिंग टाइप ऑफ एटम्स की बनेगी या नेचर ऑफ एटम की बनेगी, यानी कि मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं और मेटलाइड होते हैं। बेटे, ये तो एक हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये इतना बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा। ये बात तो कंफर्म है कि अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं तो ग्रुप तो पीरियड तो जरूर आएंगे। बेटा, ये कह सकता है कि मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में ग्रुप और पीरियड और नीचे में से फैमिली, ब्लॉक या नेचर में से किसी 2 चीजों के बारे में पूछ लेगा। लॉन्ग क्वेश्चन जब आएगा तो ग्रुप एंड पीरियड जरूर पूछेगा, इन तीनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करने का कह देगा। तो इसलिए अब ये सारे याद करें तो फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट होगा। ये नहीं हो सकता कि पूरे का पूरा आ जाए, लेकिन ये हो सकता है कि इन तीनों में से किसी एक को ग्रुप और पीरियड के साथ एक्सप्लेन करने को कहे। ये हो सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। अगर हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें तो ग्रुप एंड पीरियड, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड, तो आइए आपका पहला शॉर्ट क्वेश्चन होगा जी कि ग्रुप और पीरियड में डिफरेंस लिख दें। फिर आपके 7A के लास्ट में आता है रियल अर्थ एलिमेंट्स। तो ये एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द रियल अर्थ एलिमेंट। जब आपके पीरियड्स खत्म हो रहे हैं उसकी ऊपर वाली लाइन पे रियल अर्थ मेटल्स की डेफिनेशन है, ये आपको पूछी जा सकती है। फिर वो फैमिलीज को इंडिविजुअली शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी फैमिलीज को फैमिलीज क्यों कहते हैं
हाउ मेनी फैमिलीज इन प्रोडक्ट टेबल, तो अब आपको नंबर ऑफ फैमिलीज भी बताने पड़ेंगे और उनकी जस्टिफिकेशन भी करनी पड़ेगी कि क्यों कहते हैं। इसी तरह ही वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी ब्लॉक ऑफ इन प्रोडक्ट टेबल, तो बेटे आपको इसकी जस्टिफिकेशन भी बतानी पड़ेगी और ब्लॉक भी बताने पड़ेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इन इसमें से नेचर में से शायद वो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं पूछे। बेटे उसके बाद एटॉमिक साइज है, तो मेरा नहीं ख्याल कि एटॉमिक साइज से वो कोई क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद आता है आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियस, तो बेटे उसमें अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चन है जी। वो शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि वाई कैटाइन आर स्मॉलर देन पेरेंट एटम, पेरेंट एटम से कैटाइन स्मॉलर क्यों होता है। इसके अलावा इसमें पूछा जा सकता है वाई एनाइन आर लार्ज इन साइज देन पेरेंट एटम। तो बेटे ये वाले 2 अहम शॉर्ट क्वेश्चन आयनिक रेडियई से आ सकते हैं। हम इसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा लॉन्ग भी आ सकता है लेकिन कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी से 2 शॉर्ट क्वेश्चन अहम है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन, मैं आयोनाइजेशन एनर्जी टॉपिक की बात कर रहा हूं तो इसमें पहला अहम शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि वाई सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी आर ग्रेटर देन फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेटे ये जो क्वेश्चन है इसको हमने सिर्फ जस्टिफाई नहीं करना, इसमें एग्जांपल भी लिखनी है। मेरी बात समझ रहे हैं कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की एनर्जी कितनी होगी, मैग्नीशियम को एग्जांपल के तौर पे अगर हम यूज करते हैं तो आपको फर्स्ट की भी बतानी पड़ेगी, सेकंड की भी बतानी पड़ेगी। दोनों रिएक्शन लिखें, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जीज लिखें और फिर बताएं सेकंड की ज्यादा क्यों हुई है। बेटे उसके बाद इनके ट्रेंड से क्वेश्चन आ सकते हैं कि ट्रेंड क्या है। अब ट्रेंड से क्वेश्चन किस तरह से आएगा, वो ये तो नहीं कहेगा व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, ये तो नहीं आएगा। बेटा आएगा किस तरह से, वो कहेगा कि वाई आयोनाइजेशन एनर्जी आर डिक्रीजेस इन ग्रुप। वो पूछ सकता है कि आपकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ग्रुप के अंदर क्यों कम होती है। तो अब आप इसका आंसर लिखते हैं तो वो टीचर्स ने आपको 4-5 वजह लिखवाई हैं, तो आप वही पॉइंट लिख देते हैं। एटॉमिक साइज आर ग्रेटर, शेल आर इंक्रीजिंग, न्यूक्लियस की फोर्स इलेक्ट्रॉन पे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बेटे ये आपने स्टेटमेंट में पैराग्राफ में लिखना है। मेरी बात समझ गए, शॉर्ट क्वेश्चन को पैराग्राफ में आपने अटेम्प्ट करना है। क्लियर होगी बात। उसके बाद ये भी पूछ सकते हैं व्हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन पीरियड, तो पीरियड के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ रही है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के 3 अहम क्वेश्चंस हो सकते हैं। बेटे उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इटसेल्फ शायद लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन इसके अंदर एक अहम 3 शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, वाई सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव और उसका भी ट्रेंड। ये अहम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से क्वेश्चन है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से शायद क्वेश्चन आपका नहीं आए। बेटे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद मेटल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन शायद यहां से ना आए, लेकिन शायद ये लॉन्ग आ जाए, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेटे फर्स्ट चैप्टर में वो क्वेश्चन जो आप समझते हैं जरूर आएगा बेटे, वो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इन प्रोडक्ट टेबल। बेटा ये शॉर्ट के लिए भी बहुत अहम है और लॉन्ग के लिए भी बहुत अहम है। बहुत अच्छे तरीके से इसे तैयार करना है। बेटे ऑक्सीडेशन स्टेट में आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो शायद ना आए, लेकिन अगर कभी टेस्ट इसने पेपर मुश्किल बनाया तो इट माइट बी अ लॉन्ग क्वेश्चन, तो इसलिए इसे एक दफा रीड जरूर कर लें। इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस में रीजन पूछ सकता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। सही है जी, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस की क्या वजह है, और इसका ट्रेंड भी पूछ सकता है, तो ये यहां पे अहम क्वेश्चन है। हाइड्रेशन एनर्जी, अब याद रखें कि दिखने में आपका एक शॉर्ट सा आसान सा टॉपिक है, हम समझते हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, जबकि ऐसा नहीं होने वाला मेरे बच्चे। हाइड्रेशन एनर्जी आपका शॉर्ट भी आ सकता है, ये नहीं कि नहीं आ सकता, लेकिन याद रखें ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं आप, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, इसका ट्रेंड और इसके सामने जो टेबल बना हुआ है वो ज्यादा वैल्यूज हैं, उसमें से किसी 4-5 की हाइड्रेशन एनर्जी जरूर कर लीजिएगा।
बेटे उसके बाद स्मार्ट सिलेबस में जो हमारा टॉपिक है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है। तो मेरा ख्याल ये है कि इस दफा को जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आएगा। आपको पता है 3 ग्रुप्स के अंदर हमने पोजीशन को बयान करना होता है, तो वो तीनों ग्रुपों में बयान करना हमारा अहम है। क्लियर होगी बात बेटा? ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिलेबस। बेटे अब इसके बाद हम सेकंड और इनऑर्गेनिक की बात नहीं कर रहे, सीधा हम 7th चैप्टर यानी कि ऑर्गेनिक पे जा रहे हैं कि ऑर्गेनिक में क्या कुछ है। तो ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है वो स्टार्ट 7th चैप्टर से होती है। तो 7th चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसका फर्स्ट में ही पहले पेज में एक वाइटल फोर्स थ्योरी है। उस वाइटल फोर्स थ्योरी में इंतहाई अहम क्वेश्चन कि हाउ एंड हु रिजेक्ट द वाइटल फोर्स थ्योरी, किसने और किस तरह से वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया, ये अहम क्वेश्चन है। इसके अंदर आप उसकी इक्वेशन, साइंटिफिक का नाम, उसकी डेट और उसने किया क्या था, ये आपने लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाती है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में मेरा नहीं ख्याल कोई लॉन्ग क्वेश्चन आए। क्लियर होगी बात जी? प्रॉपर्टीज में लॉन्ग क्वेश्चन आना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद अगला हमारा टॉपिक आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आपको याद होगा वो ओपन चेन, क्लोज चेन है, फिर क्लोज चेन की आगे से किसमें है, वो इन दोनों में से कोई एक शॉर्ट क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि पेपर में जरूर आएगा। क्लासिफिकेशन में से वो 2 किसी की, जिस तरह एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक के बारे में डिफरेंस पूछ लेगा, वो स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन में पूछ लेगा। मेरा ख्याल है कि इनमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। बट उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो 7th चैप्टर में है वो है क्रैकिंग। तो बहुत अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब आपको क्रैकिंग को याद करते हुए ये बात याद रखिएगा, आपको क्रैकिंग की डेफिनेशन आनी चाहिए बेटे, उसकी एग्जाम्पल आनी चाहिए बेटे। एग्जाम्पल के बाद आपको क्या आना चाहिए, बहुत अहम तरीके से मेथड। और मेथड में क्या आना चाहिए, एक तो उन्होंने लिखा हुआ है जैसा थर्मल क्रैकिंग है, तो डेफिनेशन लिखी है हीट से हाई टेम्परेचर प्रेशर पे करेंगे। लास्ट लाइन में उन्होंने लिखा है कि अनसैचुरेटेड जो अल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हासिल करने के लिए थर्मल क्रैकिंग की जाती है। तो ये लाइन आपने बहुत अहम तरीके से याद करनी है। कैटालिटिक क्रैकिंग, लो टेम्परेचर लो प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज होगा ये भी अहम है। लेकिन कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर आपको ये भी बताना है कि कैटालिटिक क्रैकिंग क्यों की जाती है। उसकी लास्ट लाइन लिखी हुई है, बाय द इंप्रूवमेंट फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ ऑक्टेन नंबर, यानी कि आपकी गैसोलीन की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए क्रैकिंग की जाती है, कैटालिटिक क्रैकिंग। इसी तरह ही जब आप तो वो करेंगे स्टीम क्रैकिंग की बात करेंगे, तो बेटा स्टीम क्रैकिंग के अंदर भी आपको एक तो बताना होगा कि आपको हाइड्रोकार्बन वेपर में कन्वर्ट करके स्टीम में करने का तरीका बताना है, और फिर ये बताना है कि हमने क्यों कर रहे हैं। तो यहां पे आपको पता है कि वहां पे लिखा है कि आप क्यों कर रहे होते हैं बेटे, आप लोअर हाइड्रोकार्बन, स्मॉल हाइड्रोकार्बन को बनाने के लिए इसे यूज कर रहे होते हैं। इसके लास्ट जो पैराग्राफ है उसको सब बच्चे आप छोड़ देते हो बेटा, वो बहुत अहम पैराग्राफ है। अगर उसको आप लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे हो तो मैं आपको बताता हूं, देखें कि अगर क्रैकिंग की हेडिंग्स बनेंगी तो आप उसको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सबसे पहले तो डेफिनेशन की, फिर आपने उसकी एग्जांपल लिखी, फिर आपने उसकी टाइप्स लिखी A, B, C। अब यहां पे अगर आप क्वेश्चन खत्म करते हो तो उत्तर 4 नंबर नहीं मिल रहे। अब आपको इंपॉर्टेंस की हेडिंग देनी होगी कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो लास्ट पैराग्राफ है वो क्रैकिंग की इंपॉर्टेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये इंपॉर्टेंस इटसेल्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैकिंग। तो ये लास्ट पैराग्राफ जो आपकी स्टीम क्रैकिंग के बाद पैराग्राफ शुरू होता है वो आपकी इंपॉर्टेंस है क्रैकिंग की, तो वो बहुत अहम तरीके से करनी होगी, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आने की उम्मीद है। उसके बाद आगे रिफॉर्मिंग देखते हैं, तो रिफॉर्मिंग फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अब आपको इसको एक्सप्लेन किस तरह से करना है। रिफॉर्मिंग अक्सर बच्चे जल्दी में सही तरह से नहीं करके आते। बेटा छोटा आर्टिकल ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। जो आर्टिकल है आपने उसको इस तरह से प्रेजेंट करना है कि वो छोटा डाटा ना लगे बड़े, बल्कि बड़ा डाटा लगे। यानी कि आपने सबसे पहले तो रिफॉर्मिंग को, अब आपकी बुक ने लास्ट में रिफॉर्मिंग को एक्सप्लेन किया है, लेकिन आपने सबसे पहले ना रिफॉर्मिंग की यहीं पे स्टेटमेंट लिख देनी है, यहां पे ही रिफॉर्मिंग को बयान कर देना, और वो जो एग्जांपल लिखी हुई है वो यहीं पे सबसे पहले कोड कर दें। समझ आ गई? सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखे और फिर कोड कर दें। जब ये कोड कर चुके हो तो फिर उसे बताएं ऑक्टेन नंबर क्या है।
सही हो गया। तो जब ऑक्टेन नंबर बता चुके हैं कि क्वालिटी ऑफ गैसोलीन है, तो अब यहां पे इसकी डेफिनेशन ज्यादा आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि आपको डेफिनेशन जो दी गई है वो ये है कि द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन इज नोन एज ऑक्टेन नंबर। तो आपने इसे यहां पे नहीं छोड़ना, बल्कि आपने बताना है कि ऑक्टेन नंबर से मेरा ब्रांचें बढ़ाना है। अगर हम किसी कंपाउंड की ब्रांचें बढ़ा दें तो उसका ऑक्टेन नंबर इंप्रूव हो जाता है, और इसी काम को हम क्या कहते हैं, रिफॉर्मिंग कहते हैं। और फिर आपने यही एग्जांपल जो यहां पे कोड की है, वही एग्जांपल आपने दोबारा इंप्रूव यहां पे लिख देनी है। तो उसका जो रिएक्टेड वाला पार्ट है उसके नीचे लिख देना लोअर ऑक्टेन नंबर, और जो एरो के बाद ब्रांचेस वाला पार्ट है उसके लिख देना है हायर ऑक्टेन नंबर। मेरी बात समझ रहे हैं, उसको समझा देना है। तो ऑक्टेन नंबर हो गया बेटे। ऑक्टेन नंबर के बाद आपने क्या करना है, नॉकिंग बताना है। तो नॉकिंग की डेफिनेशन करनी है, फिर इसकी डेफिनेशन छोटी सी है, शॉर्ट मेटालिक साउंड प्रोड्यूस थ्रू द इंजन इज नोन एज नॉकिंग। तो अब आपकी ये डेफिनेशन भी काफी नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बताना है साथ कि नॉकिंग होने से इंजन की एफिशिएंसी कम हो जाती है, और इसके अंदर लिखेंगे कि हम रिफॉर्मिंग करते ही इसलिए कि नॉकिंग नहीं हो और इंजन की एफिशिएंसी क्या हो, ज्यादा बेहतर हो। ये आप इसमें लिख देंगे नॉकिंग में। नॉकिंग के बाद इसकी भी बेटा लास्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंस, और फिर इसमें एक आता है एंटी नॉकिंग एजेंट, कि अगर आप एंटी नॉकिंग एजेंट यूज करते हैं तो वो कौन सा हो सकता है। तो यहां इंपॉर्टेंस में उसका एंटी नॉकिंग एजेंट बताना है, फिर उसका साइड इफेक्ट भी बताना है कि उसका नुकसान क्या है एंटी नॉकिंग एजेंट का। तो जब आप इस तरह से लॉन्ग प्रेशर रिफॉर्मिंग पे लिखेंगे तो बेटा ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, मैसिव क्वेश्चन होगा, और इसके 4 नंबर मिल जाएंगे बेटे। उसके बाद अगला है हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए ये है कि ये तीनों sp3, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है। इस पे शॉर्ट क्वेश्चंस है कि वाई सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देन पाई। अगर आपने ये टॉपिक समझने हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने की बहुत हद तक चांसेस है। इनको अगर आपने हमसे समझना है तो हमने डिटेल में हमारे चैनल पे जाए तो डिटेल पे हमने sp3, sp2, sp हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ाया हुआ है, और ये भी बताया कि आपने पेपर के अंदर इसे किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो वहां से जाके इसका टॉपिक निकाल सकते हैं बेटे। उसके बाद आइसोमरिज्म है। तो बेटे आइसोमरिज्म में से लॉन्ग क्वेश्चन अगर ना आया तो शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म है, ये बात कंफर्म कर लें जी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आइसोमरिज्म नहीं आता तो बेटे समझ जाओ कि इसमें से शॉर्ट आ रहा है। बात समझ रहे हैं आप। अब जो आइसोमरिज्म है ये भी लॉन्ग हो सकता है, इसका मतलब 7 चैप्टर का बड़ा पोर्शन लॉन्ग है। इसमें हम कुछ सिलेक्टिवली लॉन्ग बता नहीं सकते। क्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चारों टॉपिक बहुत अहम, इसलिए इनको छोड़िएगा मत। चारों में से कोई भी लॉन्ग आ सकता है, लेकिन इनके शॉर्ट क्वेश्चंस को और जो लिखने का तरीका अगर मैंने बताया उसको अच्छे तरीके से समझ ले। रिफॉर्मिंग लिखने के अक्सर नंबर पूरे नहीं मिलते, तो मैंने जिस तरह बताया इससे जरा लिखने की कोशिश करना। अब आइसोमरिज्म लॉन्ग भी है, और इसमें से ऐसा नहीं हो सकता कि आपका पेपर डिजाइन हो जाए और आइसोमरिज्म से सवाल नहीं आए। सवाल आएगा, चाहे लॉन्ग है चाहे शॉर्ट है। अब समझ लें कि आपका जब आइसोमेरिज्म लिखें तो आप इसे बताएंगे आइसोमेरिज्म की 2 टाइप्स हैं। हम ब्लेंडर करते हैं, हम स्टार्ट यहां से करते हैं। आइसोमेरिज्म है 6 और 7 टाइप्स। हम स्ट्रक्चर आइसोमर, चेन आइसोमर, फंक्शन आइसोमर लिख के तो उसकी 7वीं किस्म बना देते हैं सिस एंड ट्रांस को। तो ये बात ऐसी नहीं है। आप उसे बताएं कि ये एक स्ट्रक्चरल आइसोमर है और एक जियो आइसोमर है। उसे बताएं कि आइसोमेरिज्म हैव 2 टाइप्स, स्ट्रक्चर आइसोमर एंड जियो आइसोमर, जिसको आप क्या कहते हो, सिस ट्रांस आइसोमर। उसे फिर बताओ स्ट्रक्चर की आगे से 5 किस्में हैं। चेन आइसोमर, हाइडिंग बनाओ, चेन आइसोमर के बाद पोजिशनल आइसोमर, फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, फिर मेटामेरिज्म, फिर टॉटोमेरिज्म। तो ये जो आप बनाएंगे और लास्ट में इसके टॉटोमेरिज्म में ज़्विटर-आइन आता है, तो वो ज़्विटर-आइन इटसेल्फ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय द ज़्विटर-आइन। तो आपको ज़्विटर-आइन का भी पता होना चाहिए। फिर आप सिस एंड ट्रांस को करें, इसकी डेफिनेशन करें, और बेटे इसमें कम से कम 2 एग्जांपल आपने जरूर देनी है। यहां पे भी चेन आइसोमर की एक एग्जांपल, हर किसी की एक एग्जांपल दें, क्योंकि एग्जांपल नहीं दी तो हाफ नंबर कट गए। लेकिन सिस में कोशिश करनी है अपने 2 एग्जांपल देनी है। इसके साथ ही आपका